सो हेलो गाइस, वेलकम टू अविनाश पॉलिटी इनसाइट्स। तो आज हम कवर कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल का अपना प्रेजेंट डे कॉन्स्टिट्यूशन का भी एक फाउंडेशन स्टोन जैसे ही काम करता है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सो इंट्रोडक्शन देखेंगे, ऑफ कोर्स एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस देखेंगे, क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन, डायरेक्ट एट द सेंटर वो आएगा। लेजिस्लेटिव चेंजेस में हम थ्री फोल्ड डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स देखेंगे, रेसिडुअल पावर्स देखेंगे, बाई कैमरलिज्म इन प्रोविंसेस देखेंगे, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देखेंगे। अदर सिग्निफिकेंट चेंजेस हम देखेंगे जैसे कम्युनल रिप्रेजेंटेशन एक्सटेंड हुआ था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आया, देन पब्लिक सर्विस कमीशन का देखेंगे, फेडरल कोड देखेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एक्ट देखेंगे क्या है। इसी के साथ ये लेक्चर काफ़ी कंसेप्चुअल टर्म्स बेस्ड रहेगा। हम काफ़ी कुछ कंसेप्ट टर्म्स हम इस पे कवर करने वाले हैं, तो पॉसिबली मज़ा तो आने ही वाला है यार। जैसे डायरकी वर्सेस बाइकैमरलिज्म का हम की डिफरेंस देखेंगे। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ये दो टर्म्स पे कंफ्यूज होते हैं, तो हम देखेंगे ज़रूर, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। वी विल अंडरस्टैंड मोर, जैसे सेंटर, प्रोविंसेस, प्रोविंशियल स्टेट्स क्या होते हैं, ये सब हम चीज़ों पे ध्यान देंगे। व्हेन डू वी से फेडरल, स्टेट, प्रोविंस, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हम कब लिखना है। देखो जैसे हम बोलते हैं वैसे हम लिखते हैं। सो इसके वजह से ये चीज़ पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे। विद व्हेन डू वी यूज सेंटर, यूनियन एंड और फेडरल। सेंटर, यूनियन एंड फेडरल जैसे ये शब्द हम किधर यूज करते हैं, ये चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। वाई यूनियन एंड नॉट फेडरेशन, ये सवाल का जवाब भी हम देंगे। डिफरेंस बिटवीन सॉवरिंग एंड सुजरेनिटी क्या है, ये भी दो टर्म्स ऐसे हैं कि काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब कभी भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ देखते हैं। सॉवरिनिटी और सुजरेनिटी क्या होता है, इसमें भी इंटरनेशनल रिलेशन रिलेटेड भी काफ़ी बार ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ये भी देखेंगे। व्हाट इज डोमिनियन स्टेटस, एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे कि डोमिनियन स्टेटस एग्जैक्टली होता क्या है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जब हम पढ़ते हैं पॉलिटी में, सो ओपन तो स्टूडेंट्स तो कंफ्यूज हो ही जाते हैं, डोमिनेंस स्टेटस क्या है। सो हम वो भी कवर करेंगे। एक व्हाट इज ऑटोनॉमी देखेंगे, क्योंकि ऑटोनॉमी हम जनरली पढ़ते हैं बट उसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं समझ पाते, तो ये आंसर राइटिंग और सब जगह पे इशू हो जाता है, तो वो भी हम देखेंगे। रिलेटेड एंड कंपेरेबल टर्म्स देखेंगे, जैसे सॉवरेनिटी क्या होता है, फिर सेल्फ गवर्नेंस क्या होता है, इंडिपेंडेंस क्या होता है, होम रूल क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। डिसेंट्रलाइजेशन जैसे चीज है, डिसेंट्रलाइजेशन हमने काफी इन डेप्थ कवर किया अर्लियर लेक्चर्स में, प्लीज रेफर। तो ये भी देखेंगे और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, उसी के टाइम पे दुनिया में क्या चल रहा था, कंटेम्पररी वर्ल्ड हम देखेंगे कि दुनिया में क्या क्या चल रहा था, वो भी देखेंगे। So let's begin with the Government of India Act 1935. So as usual, King George V until January 1936. उसके बाद किंग एडवर्ड एट आए जनवरी से दिसंबर 1936 के बीच में, फिर किंग जॉर्ज सिक्स आए फ्रॉम दिसंबर 1936। प्राइम मिनिस्टर स्टैनली बैल्डविन थे 1916 से लेकर 1922 तक। पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी था यूके में। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था सर सैमुअल होयर 1931 से लेकर 1935 तक। वॉइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड लॉर्ड विलिंगडन थे अंटिल अप्रैल 1936 तक। उसके बाद लॉर्ड लिलिंगौद आए लिलिंद लिलिंदगौद आए फ्रॉम अप्रैल 1936 से लेकर 1943 तक। काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म के टाइम थे ये। तो लेट्स बिगिन। तो एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस 1935 एक्ट में क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन हुआ। क्या है फेडरेशन वगैरह, ये हम ये लेक्चर्स में कवर करेंगे ऑफकोर्स। सो क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन हुआ, जिसमें proposed a federation comprising ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स वॉलंटरीली एक्सेशन। तो जो जो वॉलंटरीली आए थे वो, एंड ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस हुआ। फिर उसका स्टेटस क्या था कि नेवर केम इनटू फोर्स ड्यू टू लैक ऑफ कंसेंट फ्रॉम इनफ प्रिंसली स्टेट। देखो प्रिंसली स्टेट क्यों ही पावर दे देगा ना भाई, सो कंसेंट एनी हाउ था नहीं, तो इतना कुछ फोर्स में आया नहीं। डायरेक्ट एट द सेंटर, देखो पहले प्रोविंसेस में था ना, 1919 एक्ट में हमने कवर किया था, प्रोविंसेस में था। तो डायरेक्ट एट द सेंटर, डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट इनटू रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड हम डिटेल 1919 के लेक्चर में कर चुके हैं। सो रिजर्व सब्जेक्ट कंट्रोल बाय वॉइसरे प्लस एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट एडमिनिस्टर्ड बाय द इंडियन मिनिस्टर्स आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर। अनलाइक अर्लियर डायरेक्ट एट द प्रोविजनल लेवल 1919 में जो हमने देखा था, दिस वाज नाउ अप्लाइड टू द सेंट्रल लेवल।
सो 1919 में प्रोविजनल लेवल पे आया, उसके बाद सेंट्रल लेवल पे लेके आए लोग हैं। लेजिस्लेटिव चेंजेस क्या क्या हुआ? पहले वाला क्या था, एग्जीक्यूटिव चेंजेस था या एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस भी कहते हैं उसे। उसके बाद लेजिस्लेटिव चेंजेस आया। लेजिस्लेटिव चेंजेस का सबसे पहले थ्री फोल्ड डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स, फेडरल लिस्ट आया, प्रोविंशियल लिस्ट आया, कॉन्करेंट लिस्ट आया। लाइक डे टू डे फेडरल लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट जिसको हम कहते रहते, तो सेंट्रल जुरिस्डिक्शन में आया। एग्जाम्पल जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, ये सब सब्जेक्ट उसमें आए। प्रोविंशियल लिस्ट में प्रोविंसेस जुरिस्डिक्शन में आए, जिसमें एग्जाम्पल है पुलिस, हेल्थ, एग्रीकल्चर। एंड कॉन्करेंट लिस्ट में बोथ कैन लेजिस्लेट। ठीक है, फेडरल और प्रोविंशियल दोनों लेजिस्लेट कर सकते थे। यूनियन लॉ प्रिवेल्स इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा तो ऑफकोर्स जो फेडरल है वो ही उसका ही प्रिवेल हो जाएगा, उसका ही डोमिनेंस रहेगा। सो प्रोविंशियल लिस्ट अगेन इट्स स्टेट लिस्ट, टूडेज फेडरल लिस्ट इज सेंट्रल लिस्ट, यूनियन लिस्ट जो बोलते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट वी ऑलरेडी नो। रेसिडुअल पावर्स, रेसिडुअल पावर्स को बहुत इजी वे से समझने के लिए ना, बचा बुचा पावर, मतलब जो ये सब चीज़ें में नहीं है बट आ रहा है, सो उसको बहुत आसान भाषा में समझने का, रेसिडुअल पावर मीन्स बचा हुआ पावर। सो रेस्टेड विथ वॉइस रहा, नॉट प्रोविंसेस ऑफ फेडरल लेजिस्लेचर, a key centralizing feature। आज भी देखते हैं ना, residual powers is with whom, right? So rested, that time it was rested with the viceroy, a key centralizing feature। बाइकैमरलिज्म इन प्रोविंसेस, बाइकैमरलिज्म हमने ऑलरेडी समझा है। बाय मीन्स दो, कैमरा कमिंग फ्रॉम अ लैटिन वर्ड दैट, अगर अच्छे से देखेंगे सो इट्स कमरा। सो बाइकैमरलिज्म, दो कमरा, टू हाउसेस की बात होती है। सो बाइकैमरलिज्म इन प्रोविंसेस इंट्रोड्यूस इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस, 11 प्रोविंसेस थे, 6 में बाइकैमरलिज्म आ गया। एग्जाम्पल जैसा बंगाल, बॉम्बे, मद्रास। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, देखो ऑटोनॉमी हम कवर करेंगे व्हाट एग्जैक्टली द ऑटोनॉमी इज। सो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी रिप्लेस डायरकी एट द प्रोविंशियल लेवल फ्रॉम 1919 एक्ट विथ फुल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, इलेक्टेड इंडियन मिनिस्टर्स कंट्रोल ऑल प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स, गवर्नर्स रिटेन स्पेशल पावर्स इन इमरजेंसी। I guess I believe you understood while reading it if you're continuing to the lecture. So basically replaced diarchy at the provincial level from 1998 with the full responsible government. Elected Indian ministers control all provincial subjects. Governors retain special power in emergencies. अदर सिग्निफिकेंट चेंजेस हम देखते हैं, जैसे कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को एक्सटेंड किया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आया, पब्लिक सर्विस कमीशन का आया, फेडरल कोर्ट आया। तो अदर सिग्निफिकेंट चेंजेस में सबसे पहला कम्युनल रिप्रेजेंटेशन एक्सटेंडेड, जैसे हमने देखा मॉलेमेंटो में आया, फिर ट्रांसफॉर्म में आया, मोंटेगो ट्रांसफॉर्म में आया, अभी इधर आया कि सेपरेट सेपरेट इलेक्टोरेट्स वर नाउ गिवन टू वीमेन, डिप्रेस क्लास जैसे शेड्यूल कास्ट होते हैं, लेबर, एंग्लो इंडियन, इंडियन क्रिश्चियंस एक्सेट्रा, इन लोगों के तरफ भी एक सेपरेट इलेक्टोरेट्स बनाया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश इन 1935, देखो दिस इज अ जनरल नॉलेज, तो ये कभी कभी क्रोनोलॉजी यूपीएससी पूछ लेता है तो ये हेल्प कर देता है, डॉट्स कनेक्ट कर देता है। सो पूछा भी है कई बार। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश इन 1935, बिगेन फंक्शनिंग फ्रॉम 1937। Often people get confused over this, okay? So began functioning from 1937 to manage currency and credit। पब्लिक सर्विस कमीशन सेटअप हो, जैसे फेडरल में पीएससी आया, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन आया, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन आए, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन आए, वे प्रोविंसेस ऑप्टेड टू कंबाइंड सर्विसेज। फिर फेडरल कोर्ट आया, एस्टेब्लिश इन 1937 इन दिल्ली, एक्टेड एज द अपेक्स कोर्ट फॉर इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिजॉल्विंग फेडरल डिस्प्यूट्स, प्रीकर्सर टू सुप्रीम कोर्ट टुडे, राइट? अभी ये एक्ट का सिग्निफिकेंस क्या है, देखो ये एक्ट समझते हैं कि इन डिटेल पढ़ने का जरूरत नहीं, क्योंकि पॉलिटी सब्जेक्ट है तो इंट्रोडक्टरी बेसिक सही होता है, बट इसमें जो कंसेप्ट है, कुछ टर्म्स है, वो बहुत ब्यूटीफुल है, तो हम ऑफकोर्स कवर करेंगे। सो सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एक्ट क्या था? लॉन्गेस्ट एक्ट बोला गया, लॉन्गेस्ट एक्ट एवर पास बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट फॉर इंडिया, लेड अ स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव, legal and financial framework later inherited by the Constitution of Independent India 1950. Though the federation and central diarchy never materialized, ये कभी materialized हुआ ही नहीं, federation and central diarchy, the provisional autonomy provinces were implemented from 1937. Despite being introduced by the colonial power, it marked a decentralizing shift by granting provinces more power.
ओके, सो डिस्पाइट कॉलोनियल पावर ने ये इंट्रोड्यूस किया था, एक डिसेंट्रलाइजिंग शिफ्ट हुआ, granting to provinces more power. Decentralization we have already covered. Centralization versus decentralization क्या होता है, पावर कैसे डिवॉल्व होता है, वो चीज पर. So now we are going to cover the concepts, very extensive concepts, very nice concepts. So let's understand the difference between diarchy and bicameralism. Let's understand the differences. So diarchy का basic meaning क्या होता है? Diarchy means what? दो वर्ड से बना है diarchy. dy और di जो भी है, dy means dual, bi means two. So archy जैसे anarchy होता है, archy means rule. Okay. और कैमरल जैसे मैंने पहले के भी लेक्चर में समझा, कैमरल कमिंग फ्रॉम कैमेरा, अगर अच्छे से पढ़ो तो इट्स कमरा, मतलब रूम, हाउसेस. सो डायरकी अ सिस्टम ऑफ ड्यूअल रूल विद द एग्जीक्यूटिव. इट इज विद द एग्जीक्यूटिव, सिस्टम ऑफ ड्यूअल रूल विद इन द एग्जीक्यूटिव. Bicameralism or legislature divided into two separate chambers, houses, cameral, kamra, diarchy, archy, rule. Okay, so it applies to diarchy applies to executive branch of government. Executive branch of government. Bicameralism applies to legislative branch of government. Diarchy structure is power is divided between reserved subject जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स के पास थे एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट जो इंडियन मिनिस्टर्स के पास थे. बाइकैमरलिज्म का स्ट्रक्चर क्या है? टू हाउसेस ऑफ लेजिस्लेचर, अपर हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट, लोअर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली. राइट. डायरकी इंट्रोड्यूस्ड इन 1919 एक्ट में, 1919 के एक्ट में प्रोविजनल लेवल पे इंट्रोड्यूस हुआ था. 1935 के एक्ट में सेंट्रल लेवल, बट कभी इंप्लीमेंट हुआ नहीं. बाइकैमरलिज्म कहाँ इंट्रोड्यूस्ड इन 1919 एक्ट में सेंट्रल लेवल पे इंट्रोड्यूस्ड हुआ था एंड 1935 एक्ट में प्रोविंशियल लेवल पे हुआ था इन 6 प्रोविंसेस. अभी कवर किया हमने. राइट. डायरकी का पर्पस क्या था? पार्शियल सेल्फ गवर्नेंस व्हाइल रिटेनिंग ब्रिटिश कंट्रोल ओवर की सब्जेक्ट्स. रिजर्व लिस्ट हमने देखा ना, रिजर्व सब्जेक्ट देखा. सो डायरकी का पर्पस क्या था? पार्शियल सेल्फ गवर्नेंस व्हाइल रिटेनिंग अ ब्रिटिश कंट्रोल ओवर की सब्जेक्ट्स. बाइकैमरलिज्म का पर्पस क्या था? ब्रॉडन रिप्रेजेंटेशन, एंश्योर चेक्स एंड बैलेंसेस इन लॉ मेकिंग. ओके. डायरकी का फंक्शनिंग क्या था? क्रिएट्स अ डिवीजन विद इन द एग्जीक्यूटिव creates a division within the executive between British and Indian administration. Bicameralism का functioning का था, creates a two-tiered legislature with separate powers, roles and members. डायरकी का एग्जाम्पल अगर देखा जाए, अंडर 1919 एक्ट में लॉ एंड ऑर्डर रिजर्व में था, ब्रिटिश कंट्रोल में था. एजुकेशन ट्रांसफर था, जैसे इंडियन मिनिस्टर में था, इंडियन मिनिस्टर्स के पास था. जैसे मैंने रिजर्व का आप लोगों को ऑलरेडी ये चीज कवर किया है, जो क्रूशल था वो रिजर्व में था, जो सोशल था वो ट्रांसफर था. बाइकैमरलिज्म का एग्जाम्पल है अंडर 1935 एक्ट इन बंगाल, काउंसिल ऑफ स्टेट, अपर हाउस, लेजिस्लेटिव असेंबली, लोअर हाउस. सो एक की इजी एनोलॉजी हम समझते हैं. डायरकी इज लाइक अ हाउस विथ टू हेड्स मैनेजिंग डिफरेंट रूम्स. बोथ डोंट ओवरलैप, एक दूसरे को लैप नहीं करते हैं. बाइकैमरलिज्म इज लाइक अ पार्लियामेंट विथ टू फ्लोर्स, बोथ रिव्यू एंड मेक लॉज टुगेदर. So let's understand the another key is like a center क्या होता है, provinces क्या होता है, princely states क्या होते हैं. So central government या federal government refers to British control central authorities seated in Delhi. The governor general or viceroy headed this central administration, had jurisdiction over federal subjects. डिफेंस हो गया, फॉरेन हो गया, करेंसी हो गया, ऐसे एक्सेट्रा. Center is often used in a federal context to denote the national or union level government. ठीक है. In modern India, we use the term center or union government like today's government of India, New Delhi. Okay. Provinces क्या थे? देखो, British ruled regions within India, that is provinces. British rules के lenses से देखना है provinces को. ठीक है. So British ruled regions within India, headed by a governor or lieutenant governor appointed by the British Crown. जैसे एग्जाम्पल्स है, बॉम्बे हुआ, बंगाल हुआ, मद्रास हो गया और यूनाइटेड प्रोविंसेस हो गए.
So these had elected legislature, especially post 1919 and post 1935 acts, but limited autonomy. Province was the official term used under British rule. प्रोविंस ये ब्रिटिश रूल के इसमें यूज होता है. जैसे मॉडर्न इंडिया में दिस बिकेम स्टेट्स आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड रीऑर्गेनाइजेशन. अंडरस्टूड. ब्रिटिश रूल पे प्रोविंसेस यूज करते हैं क्योंकि मोनार्च है, दैट्स व्हाई. सो प्रिंसली स्टेट्स क्या हुआ? Region ruled by Indian kings or princes under British suzerainty, not sovereignty. We will cover the difference between the two. Right now, just plain read it. So, regions ruled by Indian kings or princes under British suzerainty, they had internal autonomy. They had internal autonomy, but could not manage foreign affairs or defense. ठीक है, क्योंकि वो ब्रिटिश क्रूशल था ना उनके लिए. So there were around 562 princely states. Example Hyderabad, Mysore, Kashmir, Jaipur. 562 princely states थे भाई. They were not directly ruled by British. Rather, they had subsidiary alliances. Okay, like after 1947, these were integrated into India or Pakistan by accession. Instrument of accession ये सब हुआ था. So history subject, I believe you should read this. So let's have some more. Like now, when do we say federal, state, province? I believe you have already understood. So let's just kind of summarize it. So federal और center हम कब यूज कर, पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड 1935 एक्ट में यूज किए थे. मतलब क्या, सेंट्रल अथॉरिटी इन अ फेडरल सेटअप. प्रोविंस ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल यूज किया करते थे. मीनिंग क्या है, सब यूनिट्स डायरेक्टली रूल्ड बाय ब्रिटिश. ब्रिटिश रहेगा, प्रोविंस आएगा. State after 1947 and more so after 1950. Meaning क्या, autonomous unit within a federal Indian republic. Understood. So princely state British era में था. Meaning semi independent kingdom under British protection. I believe now you're getting the meaning here. So let's summarize once more very short. सो सेंटर ब्रिटिश इंडिया की बात चल रही है, प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट. सो सेंटर हेडेड बाय वॉइसरॉय गवर्नर जनरल. ठीक है, रूल्ड बाय ब्रिटिश डायरेक्टली. लॉ मेकिंग इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्रेजेंट डे इक्विवेलेंट टू यूनियन गवर्नमेंट. प्रोविंसेस हेडेड बाय गवर्नर्स, रूल्ड बाय ब्रिटिश डायरेक्टली. लॉ मेकिंग प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, लिमिटेड पावर्स. प्रेजेंट डे इक्विवेलेंट टू इंडियन स्टेट्स. प्रिंसली स्टेट्स headed by native rulers, ruled by Indian princes, law making own systems under British approval. Very important, okay? Own systems under British approval. Present day equivalent merged into Indian state post 1947. So there is another concept. When we use center, union and or federal. आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, आज से कंफ्यूज नहीं हो गए. सेंटर और सेंट्रल गवर्नमेंट का यूसेज है इनफॉर्मल एंड कॉमन टर्म यूज्ड इन मीडिया, डेली स्पीच एंड पॉलिटिकल डिस्कशन. रेफर टू द नेशनल गवर्नमेंट हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली. सो बेसिकली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसको इनफॉर्मल एंड कॉमन टर्म में यूज किया जाता है, मीडिया डेली स्पीच में यूज किया जाता है, पॉलिटिकल डिस्कशन में. सो इट्स इनफॉर्मल एंड कॉमन टर्म. एग्जाम्पल जैसे सेंटर पास द न्यू टैक्स रिफॉर्म्स. Center is providing funds to the states. Note, it is not a legal or constitutional term, but widely accepted in usage. Union government. This is the official constitutional term used in the Constitution of India. Found in Article 1, which says, India, that is Bharat, shall be a union of states. आप कभी कोर्ट केसेस हो गए तो इट इज अगेंस्ट यूनियन ऐसा बोला जाता है, यूनियन. ओके, so it is the official constitutional term used in the Constitution of India. Why union and not federation? Dr. B.R. Ambedkar explained that India is a union even though it has federal structure because states do not have a right to secede. The union is indissoluble. कोई भी स्टेट छोड़ के जा नहीं सकता, यूनियन खत्म नहीं हो सकती. एग्जाम्पल, द यूनियन गवर्नमेंट enacted the law under the union list. Union budget was tabled today in parliament.
तो फेडरल गवर्नमेंट क्या हो गया यार? देखो यूसेज इसका हम समझ रहे, डिस्क्राइब्स द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस वेयर पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड रीजनल यूनिट्स, जिसे स्टेट्स कहते हैं। इंडिया इज कॉल्ड फेडरेशन विथ ए यूनिटरी बायस, यूज्ड व्हेन डिस्कसिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ गवर्नमेंट। जैसे फेडरलिज्म का हम जब डिस्कस करते हैं तब हम फेडरल गवर्नमेंट का टर्म यूज करते हैं। कंपेरेटिव पॉलिटिक्स का जब हम करते हैं तब जैसे यूएसए वर्सेस इंडिया टाइप। So example, India has the quasi-federal system. In federal governments, power is shared with the states. I believe you understand when the federal government is being used. So to summarize it very properly, so center क्या हो गया? इनफॉर्मल एंड पॉलिटिकल स्पीच में यूज होता है, मतलब है नेशनल गवर्नमेंट। कॉन्टेक्स्ट डेली यूज हम करते हैं। यूनियन गवर्नमेंट एक कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल टर्म हो गया। हम सेंट्रल अथॉरिटी ओवर, उसका मीनिंग है सेंट्रल अथॉरिटी ओवर ऑल इंडिया। कॉन्टेक्स्ट लीगल एंड ऑफिशियल यूज के लिए हम वो यूज करते हैं तभी। फेडरल गवर्नमेंट एक पॉलिटिकल साइंस का है, तो मीन्स डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ शेयर्ड पावर, तब हम देखते हैं कंसेप्चुअल डिस्कशन के टाइम पे हम फेडरल की बात करते हैं। सो मेमोरेटिव है यूनियन गवर्नमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सेंटर इन द न्यूज एंड एवरीडे टॉक, फेडरल गवर्नमेंट इन टेक्स्ट बुक्स, यूपीएससी एंड थियरी। So another important thing, students often get confused with the difference between sovereignty and suzerainty. Okay, let's understand very properly. Sovereignty meaning complete and independent authority over a territory, people and government. Complete and independent authority जगह पे, लोगों पे और गवर्नमेंट पे। की फीचर क्या होता है? फुल कंट्रोल ओवर इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। No higher power can interfere. Example, modern independent countries like India, USA, France. Example sentence में हम देखते हैं India became a sovereign nation in 1947. This is what sovereignty is. Suzerainty क्या बोलता है? Meaning a weaker or semi-autonomous state is allowed to govern its internal matters, but its foreign policy and defense are controlled by a more powerful state called the suzerain. को suzerain बोला जाता है। देखो सेमी ऑटोनोमस होता है सुजरेनिटी में, वो इंटरनल मैटर्स गवर्न करेगा, बट उसका फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस, ये जो मोर पावरफुल स्टेट रहेगा उनको वो देखेंगे, कॉल्ड अ सुजरेन। सो की फीचर्स क्या होते हैं? जैसे लोकल इंटरनल ऑटोनॉमी रहेगा, नो कंट्रोल ओवर फॉरेन अफेयर्स और वॉर, इट्स नॉट फुल्ली सॉवरेनिटी, जैसे मैंने बोला सेमी ऑटोनोमस होता है, इट्स नॉट फुल्ली सॉवरेनिटी। हिस्टोरिकली यूज्ड इन फ्यूडल सिस्टम और कॉलोनियल अरेंजमेंट, ये यहाँ पे ही, यहाँ दो जगह पे यूज होता था। फ्यूडल सिस्टम की बात करते हैं या कॉलोनियल अरेंजमेंट्स की बात करते हैं तभी सुजरेनिटी को, ये शब्द का यूज किया जाता था। तो एग्जाम्पल क्या है? जैसे द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स अंडर ब्रिटिश रूल हैड सुजरेनिटी नॉट सॉवरेनिटी। सो क्विक कंपैरिजन टेबल देखते हैं सोवरेनिटी का और सुजरेनिटी का। सो सोवरेनिटी का कंट्रोल, फुल कंट्रोल ओवर ऑल मैटर्स, इंडिपेंडेंस यस। एग्जांपल इंडिया पोस्ट 1947, यूएसए, फ्रांस, लीगल स्टेटस इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड। सुजरेनिटी का देखते हैं कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल ओनली, फॉरेन कंट्रोल बाय सुजरेन, independence no, subordinate to a more powerful state. Example, princely states in India under British Raj, legal status not recognized as fully independent. Memorative रखो, sovereign, supreme, suzerainty, subordinate. I believe you understood. The next concept, what is dominion status? Wow, students highly get confused and काफी is related to, मैंने देखा है यार। So let's understand. So what is dominion status? Dominion status refers to a semi-independent political status granted to a colony or territory, particularly within the British Empire, where the dominion governs itself internally but still recognizes the British monarch as the head of state. देखो सेमी इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल स्टेटस है,
कॉलोनी और टेरिटरी के, पर्टिकुलरली ब्रिटिश एम्पायर की बात हो रही है। सो डोमिनियन जो होता है वो खुद को गवर्न करता है इंटरनली, बट ना ब्रिटिश मोनार्च को रिकॉग्नाइज करता है एज अ हेड ऑफ स्टेट। तो की फीचर्स समझेंगे, फिर इसके बाद बहुत मस्त होने वाला चीज़ है। ठीक है, की फीचर्स समझते हैं। सेल्फ गवर्नमेंट आ गया, ब्रिटिश मोनार्च आ गया, फॉरेन अफेयर्स एंड डिफेंस आया, इक्वल स्टेटस आया, नॉट अ रिपब्लिक आया। ठीक है, और उसके बाद हम एग्जांपल्स देखेंगे। सो की फीचर्स ऑफ डोमिनेंट स्टेटस, सेल्फ गवर्नमेंट, एक्सप्लेनेशन समझते। सेल्फ गवर्नमेंट, द डोमिनेंट हैज द फुल कंट्रोल ओवर इट्स इंटरनल अफेयर इंक्लूडिंग लॉ मेकिंग, एडमिनिस्ट्रेशन एंड जुडिशरी। इंटरनल अफेयर्स को तो डोमिनेंट को तो फुल कंट्रोल है ना। ब्रिटिश मोनार्च का क्या सीन है? द ब्रिटिश किंग और क्वीन रिमेन्स द सिंबॉलिक हेड ऑफ स्टेट, यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय अ गवर्नर जनरल। रिकॉग्नाइज किया है ना, तो सिंबॉलिक हेड ऑफ स्टेट होता है। Foreign affairs and defense, initially guided by Britain, but dominance gained increasing independence here too, especially after 1926. Equal status की अगर बात करें, after the Balfour Declaration of 1926 and the Statute of Westminster in 1931, Dominion were declared equal in status to Britain, not a republic. A dominion is not fully sovereign in a modern sense, but the head of state is still the British monarch. So examples of British dominion का देखेंगे। So कनाडा ने डोमिनेंट स्टेटस कब अचीव किया था? 1867 में। फर्स्ट डोमिनियन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, जनरल नॉलेज के लिए। ऑस्ट्रेलिया 1901 में बिकेम अ डोमिनियन बाय फेडरेशन। न्यूजीलैंड 1907 में बिकेम अ डोमिनियन एंड स्टिल रिकॉग्नाइज द क्राउन। आज भी वो रिकॉग्नाइज करते हैं क्राउन को। साउथ अफ्रीका 1910 में डोमिनियन आफ्टर यूनियन ऑफ प्रोविंसेस। इंडिया मोस्ट स्पेसिफिकली 1947 में, ठीक है, बिकम अ डोमिनियन अंडर द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 until it became a republic in 1950. Understand this very properly. People, student, often get confused. India in the year 90, it achieved the dominion status in 1947, become a dominion under the Indian Independence Act of 1947 until it became a republic in 1950. 47 से लेके 50 तक तो कॉन्स्टिट्यूशन वाज ऑन प्रोसेस, राइट? रिपब्लिक तो हुआ नहीं था तब तक डोमिनियन स्टेटस। सो लेट्स अंडरस्टैंड डोमिनियन स्टेटस ऑफ इंडिया 1947 से लेके 1950। एक आ जाता ना इंडिपेंडेंस मिला था, तो ये क्या कुछ नया सुन रहे? डोंट वरी, लेट्स। तो इंटरनल ऑटोनॉमी, इंडिया गवर्न इटसेल्फ फुल्ली। External sovereignty shared until full control was given. Full control was taken. I am extremely sorry. External sovereignty shared until full control was taken. British monarch remained nominal head of state, जो जॉर्ज सिक्स हमने देखे। So nominal head of state, governor general थे जो appointed in India to represent the crown. End of dominion. India adopted the constitution, became a republic on January 26, 1950. सो जो डोमिनेंट था उसका एंड हो गया, तो मोमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर दिया। तो डोमिनेंट स्टेटस वर्सेस सॉवरेनिटी के बीच में थोड़ा बात करते हैं। सो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसके लिए। सो डोमिनेंट स्टेटस वर्सेस सॉवरेनिटी। सो डोमिनेंट स्टेटस का हेड ऑफ स्टेट ब्रिटिश मोनार्च होगा। फॉरेन अफेयर्स लिमिटेड इंडिपेंडेंस रहेगा। लीगल स्टेटस सेमी इंडिपेंडेंट रहेगा। जैसे इंडिया 1947 से लेकर 1950 तक डोमिनेंट स्टेटस था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन आया नहीं था। ठीक है, जब रिपब्लिक हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन आया 1950 में, तो फुल सॉवरेनिटी आ गई। फॉर एग्जांपल सॉवरेनिटी में हेड ऑफ स्टेट नेशनली इलेक्टेड और नेटिव मोनार्च। फॉरेन अफेयर्स फुल कंट्रोल। लीगल स्टेटस फुल इंडिपेंडेंट। एग्जाम्पल इंडिया 1950 से लेके अब तक यूएसए हो गया, फ्रांस हो गया, फुल सॉवरेनिटी है ना भाई। लेट्स कम टू अनदर कंसेप्ट। हम पढ़ते रहते हम ध्यान में नहीं आता ये चीज का। सो व्हाट इज ऑटोनॉमी? ऑटोनॉमी मीन्स सेल्फ रूल और सेल्फ गवर्नेंस, द पावर टू मेक डिसीजंस इंडिपेंडेंटली विदाउट आउटसाइड कंट्रोल। जैसे इन पॉलिटिक्स इट रेफर्स टू अ रीजन और इंस्टीट्यूशन हैविंग द राइट टू गवर्न इटसेल्फ एटलीस्ट इन सर्टेन मैटर्स।
इन पर्सनल कॉन्टेक्ट इट मीन्स फ्रीडम टू एक्ट इंडिपेंडेंटली। लेट्स अंडरस्टैंड, देखो रूट है, प्रीफिक्स है, सफिक्स है, ऑटोनॉमी वर्ड कैसे बनता है, और इन जनरल आप जब कभी भी पढ़ोगे, कोई भी लैंग्वेज पढ़ोगे उसको ऐसे ऐसे ही पढ़ना होता है। सो तीन हिस्से से बना है, ऑटोनॉमस, ई, ठीक है। ऑटो का मीनिंग है सेल्फ, आप एनवायरमेंट वगैरह में भी पढ़ोगे ऑटो वगैरह, सो इट्स एक्चुअली सेल्फ, राइट। सो ऑटो मीन्स सेल्फ। ऑटोनॉमस ग्रीक से आता है, सो सॉरी नॉमस ग्रीक से आता है, लॉ और रूल मतलब बनता है, और जो ई है वाई, कंडीशन और स्टेट ऑफ। सो ऑटोनॉमी को अगर हम इकट्ठा कर देते हैं, द स्टेट ऑफ सेल्फ रूल और सेल्फ लॉ, दैट इज व्हाट ऑटोनॉमी इज। सो कुछ रिलेटेड एंड कंपेरेबल टर्म्स पढ़ते हैं लोग, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये नहीं तो इसका भी मतलब ये है, क्योंकि सिम्टम्स तो हमें सेम दिख रहा है ना, फिर इसको अलग अलग बोल के, और अनफॉर्चुनेटली ये आंसर राइटिंग में दिख जाता है। We have already covered the autonomy, so we are using this table. So sovereignty, self governance, independence, home rule और डिसेंट्रलाइजेशन में डिफरेंस देखते हैं, उसका मीनिंग देखेंगे ऑफकोर्स, एंड डिफरेंस फ्रॉम ऑटोनॉमी कैसे होगा। तो सॉवरेनिटी का मतलब होता है सुप्रीम एंड फुल पावर ओवर अ टेरिटरी। डिफरेंस फ्रॉम ऑटोनॉमी इज मोर एब्सोल्यूट देन ऑटोनॉमी, नो हायर ऑथोरिटी एग्जिस्ट, कुछ है ही नहीं, वो सीधा सीधा एब्सोल्यूट है, कोई ऑथोरिटी हायर ऑथोरिटी एग्जिस्ट ही नहीं करता। सेल्फ गवर्नर ये सिनोनिम है ऑफ ऑटोनॉमी का, ओपन यूज इंटरचेंजेबली। सो डिफरेंस फ्रॉम ऑटोनॉमी कैसे हो सकता है, फिर फोकस इज ऑन इंटरनल पॉलिटिकल डिसीजन, दैट इज सेल्फ गवर्नमेंट। इंडिपेंडेंस, फुल पॉलिटिकल फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल, दैट इज व्हाट इंडिपेंडेंस इज। सो डिफरेंस फ्रॉम ऑटोनॉमी, स्ट्रॉन्गर देन ऑटोनॉमी, implies no external power, it implies no external power only। stronger है ऑटोनॉमी से। होम रूल, limited self government within a larger empire, that is what home rule movement, अगर if you are reading history or read history you understood what home rule means। So home rule is limited self government within a large empire। so difference from autonomy क्या है, a type of autonomy but not full independence। decentralization, distribution of power from central to local, we have already covered this। so difference from autonomy, a process leading to autonomy, not autonomy itself, it is a process leading to autonomy, ठीक है, बट ऑटोनॉमी नहीं है खुद ही खुद में। एग्जाम्पल समझते इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी 1935 के हमने बात की, तो लिमिटेड सेल्फ रूल ऑफ प्रोविंसेस था टाइप उसका। पंचायत राज इंस्टीट्यूशन लोकल ऑटोनॉमी बोलते हैं। इंडिया पोस्ट 1947 डोमिनियन पार्शियल ऑटोनॉमी था। इंडिया पोस्ट 1950 सोवरेन कंट्री फुल ऑटोनॉमी। इसको ऐसे समझा जाता है, ठीक है। दैट्स वाई मैंने ऑटोनॉमी पे मोस्ट स्पेसिफिकली फोकस किया है। आंसर राइटिंग में आता है यार, इतना ब्यूटीफुल है, ब्रिलियंस भी कभी कभी ट्रिक कर देता है। सो दुनिया में क्या चल रहा था उस टाइम पे कंजर्वेटिव वर्ल्ड में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लेके इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के बीच में क्या चल रहा था। सो 1939 से लेके 1947 में हम सबको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। सो इंडिया फोर्स्ड इनटू वॉर लीड्स टू द क्विट इंडिया मूवमेंट, QIM। 1941 में एटलांटिक चार्टर हुआ, जिसमें यूएस एंड यूके प्रॉमिस फ्रीडम एंड सेल्फ गवर्नमेंट यूज बाय इंडियन लीडर्स। ये चीज का यूज किया इंडियन लीडर्स ने। 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, यूनाइटेड नेशन फाउंड हुआ, लेबर पार्टी जीता यूके में, जो सपोर्ट करता था इंडियन इंडिपेंडेंस को। 1947 में ऑफ कोर्स इंडिया गेन्स इंडिपेंडेंस ऑन 15th August 1947। So this is it. I believe you have understood this properly. It is actually a highly conceptual lecture अब तक के इसमें तो। So you can also download my notes on my Telegram channel AVINASHPOLITYINSIGSTS Avinash Polity Insights। Subscribe for ground rule series and upcoming lectures also। And of course Telegram का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रखूंगा ही। So coming up lecture will be a Government of India Act 1947। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहेगा बट इम्पोर्टेंट है। सो आई होप कंसेप्ट तो हैवी था यार, तो आई गेस मज़ा आ जाएगा अगर अच्छे से समझे। आई वुड ऑल्सो सजेस्ट एडिशनली, अभी कंसेप्ट तो मैंने बाद में लेके आया, पर देखो कंसेप्ट समझो, इंटरनलाइज करो अच्छे से, उसको समझो,
फिर चाहे तो स्टार्टिंग के जो 10-15 मिनट हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 देंगे, उसको फिर से पढ़ो, लिंक हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता आपको फिर से जरूरत पड़ेगी कंसेप्ट के तरफ वापस जाने की। और एक बार रिवीजन आ जाएगा, हो गया। सो आई बिलीव मज़ा आ जाएगा आप लोगों को ये वीडियो देखने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।